हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ डीबीएमएस के एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डेटा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के बारे में डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डीबीएमएस। दोस्तों, हमेशा कई बार किसी भी सब्जेक्ट पे जब हम लोग कमांड बनाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब हमारे पास होना ही चाहिए। जैसे एग्जामिनर भी, इंटरव्यूअर भी और कई बार जर्नल आपसे क्लास में भी पूछ लिया जाता है कि डीबीएमएस का यूज कहाँ कहाँ पे है, इसके एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं। तो हालांकि आज के टाइम पे अगर इंटरनेट की दुनिया में हम बात करें तो ऐसी कोई भी वेबसाइट, कोई सर्वर, कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, रिट्रीव होता है, फेच होता है, डिलीट होता है, मतलब डेटाबेस के जितने टास्क होते हैं, अगर उनमें से कोई भी अगर उस टास्क को किया जाता है तो बिना डीबीएमएस के तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरी फील्ड, चाहे किसी भी फील्ड की बात करें जो ऑनलाइन है या वेबसाइट डिज़ाइनिंग की हम बात करें, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें, हर जगह डीबीएमएस का रोल है ही। क्योंकि सिर्फ हम यूजर इंटरफेस तो बनाएंगे नहीं कि कुछ इमेज लगा दिया, और इमेज भी हम लगाते हैं तो उसको भी तो कहीं ना कहीं स्टोर करेंगे, या किसी टाइप का कोई कंटेंट अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ईच एंड एवरी प्लेस, इंटरनेट की दुनिया में हर जगह फाइल अपलोडिंग डाउनलोडिंग का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता ही होता है। तो वैसे तो डीबीएमएस बहुत बड़ा है और इसका एप्लीकेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जिस सेक्टर में चाहें उस सेक्टर में इसको कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोर्स के हिसाब से इस कोर्स को पढ़ रहे हैं तो कुछ 2, 4, 10 या 20 एप्लीकेशन आपको पता होने चाहिए। तो इन्हीं पूरे प्रोसेस में हम डीबीएमएस में देखेंगे कि डीबीएमएस का कौन कौन सा एप्लीकेशन है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सबसे पहले जो एप्लीकेशन की हम बात करेंगे, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। आप सभी को पता है कि रेलवे में डीबीएमएस का यूज होता है। चाहे आप बात करें उनके टिकटिंग सिस्टम का, रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम का, उनके यहाँ जितनी भी वेबसाइट होती हैं हर जगह डीबीएमएस का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही। सोशल मीडिया साइट, चाहे कोई भी हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या लिंक्डइन हो, किसी भी टाइप के सोशल मीडिया साइट की अगर बात करें या चैटिंग वेबसाइट की बात करें या किसी और टाइप का अगर नेटवर्किंग साइट है तो वहाँ भी हमारा डीबीएमएस यूज हो रहा है। लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के भी बहुत इनिशिएटिव हैं। अलग अलग कॉलेज, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियाँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपना खुद का भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट एलएमएस नाम से, पोर्टल नाम से वो लोग अपना चलाते हैं, जहाँ पे कुछ ई बुक अपलोड करना, अपने कॉलेज के बच्चों का लाइब्रेरी का पूरा मैनेजमेंट करना, ये कई जगह ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी इसका यूज है। ई कॉमर्स की जितनी वेबसाइट हैं, अमेजोन की बात करिए, फ्लिपकार्ट की बात करिए, आजियो, ईबे, जितने वेबसाइट का आप सभी लोगों ने नाम सुना है उसमें यूज होता ही होता है। मेडिकल के क्षेत्र में उनका जो हम कह सकते हैं कि जितने उनके एट्रीब्यूट हैं, चाहे आप बात करें उनके काउंटर पे बिलिंग से लेके और जितने उनके रिपोर्ट वगैरह जनरेट होते हैं, सब में डीबीएमएस का यूज होता है। और आज तो मेडिकल के सेक्टर में देखिए कि उनका खुद का सॉफ्टवेयर बना होता है, उनका खुद का सर्वर भी होता है, पूरे पेशेंट का रिकॉर्ड एक यूनिक आईडी से, बहुत सारी चीज़ों को आज एडवांस किया जा रहा है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करें तो टैली का आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, बिजी का नाम सुना होगा। टैली ही आज के टाइम में अपडेटेड वर्जन टैली विद प्राइम हो गया है। तो टैली जैसे सॉफ्टवेयर, इसके अलावा बहुत सारे अकाउंटिंग और फाइनेंस के सॉफ्टवेयर हैं जहां पे डीबीएमएस का यूज होता है। इंडस्ट्री की अगर बात किया जाए, कॉर्पोरेट सेक्टर से लेके मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तक हर एक इंडस्ट्री में डीबीएमएस का यूज है। एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम में आप सभी को अच्छे से पता है। टेली कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो कोई भी टेली कम्युनिकेशन, अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की अगर बात करें, कोई आप कम्युनिकेशन की बात करें, हर एक ऑपरेटर डीबीएमएस का यूज कर ही रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में किसी भी टाइप का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ग्रोसरी से रिलेटेड हो, क्लॉथ से रिलेटेड हो, किसी फूड आइटम की बात करें, हर जगह ईच एंड एवरी सेक्टर डीबीएमएस प्ले अ वेरी वाइटल एंड सिग्निफिकेंट रोल। एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, आप सभी को अच्छे से पता है, चाहे एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे रिसोर्स की मैनेजमेंट हो, हर जगह इसका हम यूज करते ही करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग की अगर बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग देखिए बहुत सारे टाइप से आप कर सकते हैं। जनरली इसको टीवी के एग्जांपल से आप समझे, जो न्यूज़ चैनल होते हैं बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं। इंश्योरेंस में आप देख पा रहे हैं कि इंश्योरेंस के लगभग जितने एलआईसी से लेके हर एक डिपार्टमेंट जो इंश्योरेंस के लिए डेडिकेटेड हैं डीबीएमएस को यूज कर रहे हैं।
यूनिवर्सिटी में आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितना ज़्यादा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंकिंग सेक्टर में। तो ऐसे ये डेटाबेस के कुछ एप्लीकेशन थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कहीं भी अगर आपसे पूछा जाता है कि डेटाबेस के एप्लीकेशन का कुछ नाम बताइए तो आप इसको बता सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल थिंग्स, इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं आप जहां भी देख पा रहे हैं कि जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जैसे कॉन्सेप्ट का इंप्लीमेंटेशन है, उसको आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच। अब क्या मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच का? द डेटाबेस अप्रोच ऑफर सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। अब देखिए ऐसी कौन सी चीजें हैं, क्या ऐसा है डेटाबेस के अप्रोच में जो इसको अलग करता है ट्रेडिशनल फाइल बेस्ड सिस्टम से। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम की बात अगर दोस्तों हम करें तो आप सभी को पता है कि ट्रेडिशनल जो फाइल हम कहते हैं कि बही खाता बनाना, लेखा बनाना मैनुअल तरीके से, आपने अपने गांव की दुकान में, अपने क्षेत्र की दुकान में, अपने घर में इस एग्जाम्पल को लाइव देखा होगा कि एक रजिस्टर में, एक कॉपी में, या कई सारे ऐसे दुकानदार होते हैं जो माइंड में भी याद रखते हैं कि 20 रुपए इनका उधार है, 40 रुपए इनका उधार है, 2000 इनसे पैसा लेना है। तो फाइल बेस मैनेजमेंट का सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक ह्यूज फाइल का कलेक्शन को ही अगर हम मैनेज करें तो वो फाइल सिस्टम कहा जाएगा। ऐसे 10, 20, 50, 100, 200, 500 रिकॉर्ड को एंटर करना। आज भी देखते होंगे कि छोटी मोटी जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे एक रजिस्टर रख दिया जाता है कि कब कौन स्टूडेंट आ रहा है, कब जा रहा है, वहाँ एक पेन से नोट कर दिया जाता है। ऐसे छोटे छोटे कंपनी इंडस्ट्री में भी हैं। तो कहीं ये चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, कहीं ऑफलाइन है। तो जहाँ पे ऑफलाइन पेन और पेपर के मदद से हम करते हैं उसको ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम कहते हैं। तो ऐसा क्या हो गया डेटाबेस अप्रोच में जो इसको अलग बनाया और इतना ज़्यादा इसका क्रेज बढ़ गया? तो इस पूरे सीक्वेंस में पहला जो ऐसा टॉपिक है, या पहला इसकी हम कह सकते हैं कि फंक्शनैलिटी जो है, वो है डेटा इंडिपेंडेंसी का। डेटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। These characteristics separate the data structure and organization from the application accessing it। मतलब क्या है इसका? ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेटा के स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनाइजेशन को एप्लीकेशन एक्सेसमेंट से सेपरेट करता है। चेंज टू डेटा स्ट्रक्चर डू नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कैसे? अगर हमें किसी टाइप से अपने डेटा के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, अपने डीबीएमएस के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, इसका कतई मतलब ये नहीं है कि हम पूरे एप्लीकेशन को मॉडिफाई करें। मतलब अगर एग्जाम्पल की हम बात करें दोस्तों, सपोज करिए कि कोई एक ऐसा एप्लीकेशन है, एग्जाम्पल के लिए आप फ्लिपकार्ट को ही समझिए। मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट में आप लोगों ने बहुत सारे अपने आईडी को बनाया होगा। जनरली यूजर एक ही बनाता है, लेकिन अगर 2, 3, 4, 5 नंबर है तो आप उससे भी बना सकते हैं, या ईमेल आईडी से। तो मान लीजिए कि आप एक फ्लिपकार्ट के यूजर हैं और किसी टाइप से मान लीजिए कि एक और नया सेलर उनके वेबसाइट से जुड़ रहा है, उनके प्लेटफॉर्म से जुड़ रहा है, और वो चाहता है कि अपने कुछ प्रोडक्ट की उसमें लिंकिंग कराए। मान लीजिए 20 से 50 सामान फ्लिपकार्ट में वो अपना ऐड कराना चाहता है, वो भी अपने सामान को ऑनलाइन सेल करना चाहता है। तो इस केस में हमारे उसके डेटा स्ट्रक्चर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। भाई फ्लिपकार्ट के वेबसाइट में उस प्रोडक्ट को ऐड किया जाएगा, उसका इमेज को ऐड किया जाएगा, उसके प्राइस को ऐड किया जाएगा, रिव्यू क्या है, सारे प्लेटफॉर्म में ये सारे डिटेल को ऐड किया जाएगा। अब सोचिए कि अगर इस एडिंग के प्रोसेस में पूरे एप्लीकेशन पार्ट को ही अगर चेंज करने की रिक्वायरमेंट हो जाए तो ये हमारा डेटा इंडिपेंडेंस नहीं हुआ। कैसे? डेटा इंडिपेंडेंसी का मतलब है कि जो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, निर्भर ना रहे, दोनों चीजें सेपरेट हों। एप्लीकेशन पार्ट बिल्कुल अलग हो, उसका जो डीबीएमएस का पार्ट है जहां हम डेटा स्टोर करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट बिल्कुल अलग है। अगर कभी किसी एप्लीकेशन के इंटरफेस को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है, उस टाइम पे हमारा डेटा स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे हमें डेटा स्ट्रक्चर में किसी टाइप का कोई चेंजेस करना है, एडिट, डिलीट, मॉडिफाई कुछ भी करना है या इंसर्ट करना है, तो एप्लीकेशन खराब नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल समझिए, अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो व्हाट्सएप क्या कोई अपडेट लाता है या कोई चेंजेस करता है, उस ड्यूरेशन में क्या 4 दिन, 6 दिन या 8 दिन, 10 दिन के लिए आपका व्हाट्सएप काम करना बंद कर जाता है? जी नहीं, बिल्कुल। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर स्कॉलरशिप की वेबसाइट की हम बात करें तो स्कॉलरशिप के वेबसाइट में एक टाइम पे बहुत सारे लोग अपना डेटा फीड करते रहते हैं।
मान लीजिए कि 15 दिन 20 दिन का टाइम दिया गया यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कि सारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट या 12th के स्टूडेंट या पीजी के स्टूडेंट को इतने से इतने ड्यूरेशन में अपना फॉर्म भरना है। अब सपोज करिए कि 10 दिन का टाइम मिला और 50 लाख स्टूडेंट हैं, तो 50 लाख स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं कि एक टाइम पे एक ही बच्चा अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा, एक टाइम पे हजारों लोग रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। तो क्या उसके एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आता है? नहीं दिक्कत आता है। या बाय द वे अगर उस स्कॉलरशिप के वेबसाइट में, उसके लेआउट में, उसके यूजर इंटरफेस में अगर किसी फोटो को चेंज करना है या कोई नया नोटिफिकेशन देना है कि लास्ट डेट बढ़ा के इतना कर दिया गया है, उस ड्यूरेशन में पूरी वेबसाइट खराब हो जाती है? नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन पार्ट बिल्कुल अलग है, डेटा का पार्ट जो डेटा स्ट्रक्चर है बिल्कुल अलग पार्ट है। दोनों में चेंज करने से किसी तरीके से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट एक दूसरे पे नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि लिंकिंग तो होता ही है, भले हम डिपेंडेंसी की ना बात करें, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा डेटा स्ट्रक्चर हमारे एप्लीकेशन से लिंक होता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डेटा इंडिपेंडेंसी वाली जो बात है कि जब हम चेंजेस करें तो उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। लिंकिंग इसलिए होता है कि मान लीजिए कि हमने किसी अपने फोटो को स्टोर किया, मान लीजिए कोई क्लॉथ का फोटो है, कोई कपड़ा का फोटो है या जैकेट का फोटो है, फ्लिपकार्ट में आपने ऐड किया, तो भले आपने डेटा पार्ट में उस जगह पे स्टोर किया, लेकिन हम देख तो रहे हैं उसको एप्लीकेशन से ही ना, एप्लीकेशन के इंटरफेस पे ही सारा प्रोडक्ट का डिटेल दिख रहा है और एप्लीकेशन जाके फेच कर रहा है, तभी तो हमें मिल रहा है। तो कहने का मतलब लिंकिंग तो होता ही है एप्लीकेशन और डेटा स्ट्रक्चर का, लेकिन डिपेंडेंसी ऐसी नहीं होती है कि एक में चेंजेस करने से दूसरे में कोई प्रॉब्लम आए। तो ये एक खासियत है हमारे इस डेटाबेस अप्रोच का, डेटा इंडिपेंडेंस। अब इसको थोड़ा सा जो भी कंटेंट लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए, बाकी कॉन्सेप्ट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्या मतलब है इसका? डू नॉट रिक्वायर मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। लीडिंग टू ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडाप्टेबिलिटी, इससे क्या होता है कि हमारे पूरे एप्लीकेशन में, पूरे हमारे इंटरफेस में एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, हमें एडाप्टेबिलिटी मिलती है, हम उसको अडाप्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाता है। जिस तरीके से हम डेटा में चाहें इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट, फेच, जितने भी टास्क को आप एग्जीक्यूट करना चाहें आसानी से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। This allow application to focus on their core functionality without needing to understand the underlying data storage detail। हमें इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि डेटा स्टोरेज का डिटेल क्या है, इससे हम उसके कोर फंक्शनैलिटी पे फोकस कर पाते हैं। हमें इसको समझने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि उसका डेटा स्टोरेज कैसे है, क्या है, कब है, किस तरीके से उसमें डेटा की मैनेजमेंट हो रहा है। अगर हम फंक्शनैलिटी की बात करेंगे तो हम सिर्फ फंक्शनैलिटी पे फोकस करेंगे, हमें ये समझने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि स्टोरेज का डिटेल क्या है, कैसे है। तो ये डेटा इंडिपेंडेंस का आपका कॉन्सेप्ट है। फिर हमारे पास है डेटा इंटीग्रिटी। अब क्या मतलब है डेटा इंटीग्रिटी का? मतलब डेटा इंटीग्रिटी को बहुत ध्यान से समझिए, और इसमें दो चीज सबसे कॉमन हम सभी को देखने को मिलती है। क्या है? सबसे अगर चीज पहली हम बात करें तो इसमें एकदम लास्ट लाइन जब आप देखेंगे तो लिखा है डेटा कंसिस्टेंटी एंड प्रिवेंट डेटा करप्शन। क्या मतलब है इसका? दोस्तों, डीबीएमएस इन्फोर्स डेटा इंटीग्रिटी रूल सच एज डेटा टाइप। क्या करता है? इन्फोर्स करता है डेटा इंटीग्रिटी रूल, जैसे डेटा का टाइप क्या है, कंस्टेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है, किसके बीच में? टेबल के बीच में। अब जब हम बात करते हैं रिलेशन की या कंस्टेंट की या डेटा टाइप की, तो हम सभी को पता है कि हमारे पूरे डीबीएमएस में जो भी हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं उसका एक डेटा टाइप होता है। जैसे हमने नंबर टाइप को यूज किया है, वेरकर को यूज किया है, सीलॉप, बीलॉप, इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस भी किया था। तो अगर इस बहुत सारे टाइप के हमारे पास डेटा टाइप होते हैं। कंस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसमें कंडीशन की बात होती है कि कौन कौन से कंडीशन लगे हुए हैं इसमें, रिलेशन क्या है एक दूसरे के बीच में, टेबल का। मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट नाम का टेबल है, तो उस स्टूडेंट नाम के टेबल में हमारे पास जितना भी रिकॉर्ड हम लोगों ने इंसर्ट कराया है, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का एड्रेस, ऐसे ही स्टूडेंट का अगर मोबाइल नंबर की हम बात करें या और भी कोई अगर हम डिटेल की अगर बात करें, तो वो रिलेटेड किससे है? स्टूडेंट से ही तो रिलेटेड है। तो दोस्तों, डेटा इंटीग्रिटी की जब हम बात करते हैं तो अगर हिंदी मीनिंग की बात करें इंटीग्रिटी की तो अखंडता होता है। लेकिन यहाँ पे डेटा इंटीग्रिटी का मतलब इतना है कि ये इंश्योर करता है कि हमारा डेटा की कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो और डेटा करप्ट ना हो। दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है। डीबीएमएस इन्फोर्स डेटा इंटीग्रिटी रूल्स सच एज डेटा टाइप, ये इन्फोर्स करता है डेटा टाइप्स के रूल्स को। कंस्टेंट क्या है, रिलेशनशिप क्या है हर एक टेबल में,
दिस इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी, जो कि इससे हमारा इंश्योर हो जाता है कि डेटा कंसिस्टेंट वे में हमारे पास ये रिसीव हो रहा है या हम सेंड कर रहे हैं तो जा रहा है, और डेटा के करप्शन को प्रिवेंट करता है। अब डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब यहाँ पे ये है कि हम जो भी रिकॉर्ड को अगर फेच करते हैं, सेंड करते हैं या किसी को शेयर करते हैं तो कंसिस्टेंट मैनर में जाना चाहिए। जैसे अगर 20 रिकॉर्ड को मैं कहीं पे इंसर्ट कर रहा हूं तो जिस स्पीड से पहला रिकॉर्ड जा रहा है उसी रिकॉर्ड और उसी स्पीड से लास्ट रिकॉर्ड भी जाना चाहिए सिस्टमेटिक वे में। प्रिवेंट डेटा करप्शन की बात करें तो डेटा हमारा करप्ट नहीं होना चाहिए। कई बार आप सुनते होंगे कि हमारा पेन ड्राइव करप्ट हो गया, डेटा करप्ट हो गया, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, विंडोज करप्ट हो गया। मतलब कि अगर प्रोविजनली या मान लीजिए कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो पहले से हम लोगों ने डेटा को स्टोर कर रखा था, अगर उस डेटा को फेच करने में दिक्कत आती है, अनइंटेंशनली हमने खुद से कुछ डिलीट नहीं किया लेकिन बाय द वे कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कुछ ऐसी फाइल आ गई जिसके वजह से हमारा डेटा करप्ट हो गया और होते हुए भी हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम डेटा करप्ट कहते हैं। तो डेटा की कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए और डेटा करप्ट नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है डेटा इंटीग्रिटी में। डेटा वैलिडेशन रूटीन एंड डेटा क्लींजिंग प्रोसीजर फर्दर इनहेंस डेटा क्वालिटी। अब इसका मतलब क्या है? डेटा वैलिडेशन रूटीन का मतलब यहाँ पे ये है कि डेटा को वैलिडेट करने का रूटीन क्या होगा, डेटा को क्लीन कैसे किया जाए, इसका प्रोसीजर क्या होगा। इन सारी चीज़ों से हमारा क्या होता है, डेटा की क्वालिटी इन्हेंस होती है। मान लीजिए कि अगर हमने अच्छे तरीके से वैलिडेशन लगाया है कि ऑथराइज यूजर और ऑथराइज डेटा ही हमारे पास इसमें वैलिडेट होकर डेटा आए, जिस टाइप का डेटा हमें चाहिए वैसा ही डेटा अगर हम इसमें रूटीन चेक करें, डेटा को क्लीन करें, मतलब ऐसा है कि कोई रैंडम डेटा ना हो जो हमारे काम का ना हो। इस टाइप का अगर डेटा हम क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमारी डेटा की क्वालिटी इन्हेंस होती है। तो मान के चलिए इन सारी चीज़ों को आपको समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे डेटा शेयरिंग पे और कुछ और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कि रिलेटेड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस अप्रोच से। तो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।